गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो एस ब्लॉक एलिमेंट में टॉपिक चल रहा था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं, इसमें इसकी आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनन ऊर्जा, इसका कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है धन विद्युतीय लक्षण तथा विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर या इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर का मतलब होता है किसी एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन बनाना, मतलब किसी परमाणु द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, तो जो हमारा परमाणु है वो धन आयन में परिवर्तित हो जाता है और किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन दे करके धन आयन बनाने का जो गुण होता है उसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर कहा जाता है। उसी के विपरीत इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का मतलब होता है कि किसी परमाणु द्वारा साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर ऋण आयन बनता है यानी कि नेगेटिव आयन बनता है। तो किसी परमाणु द्वारा साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर ऋण आयन बनाना या नेगेटिव आयन बनाना कहलाता है इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। ये दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। हम बात कर रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की यानी कि हमारी क्षारीय मृदा धातुओं की। तो जो हमारी क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनका गुण क्या होता है हमें पता है। अगर हम कैल्शियम की बात करें, एटॉमिक नंबर होता है 20, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2,8,8,2। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके अपना अष्टक क्या करता है, पूर्ण करता है और बनाता है Ca++। तो जो इतनी भी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उन सबके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉनों का दान करके क्या बनाते हैं, कैटायन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं यानी कि धन विद्युतीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये धन विद्युतीय लक्षण जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं यानी कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो धन विद्युतीय लक्षण जो है वो बढ़ता जाता है। कारण क्या है, जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे जो हमारा बाह्यतम कोश है वो नाभिक से दूर होता जाता है, हमारा जो आउटर मोस्ट शेल होता है वो न्यूक्लियस से दूर होता है और जब हमारा न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल है वो दूर हो जाएगा तो उस पर न्यूक्लियस इफेक्टिव चार्ज यानी कि नाभिक प्रभावी बल जो है वो कम हो जाता है और परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा मेटल है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है यानी कि धन विद्युतीय लक्षण प्रदर्शित करता है तथा साथ ही किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एलिमेंट्स का इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाता है और इसी के उल्टा जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर घटेगा। तो जब आप एल्कली मेटल्स को यानी कि क्षार धातुएं जो थी आपकी सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इनसे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं जो कि हैं आपकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रॉन्सियम, इनको कंपेयर करेंगे तो इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, धन विद्युतीय लक्षण इनका ज़्यादा होगा, इनका कम होगा। लेकिन अगर आप पीरियड में यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये इस तरह से सिंबल बनेगा। तो ध्यान रखेंगे आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युतीय लक्षण कम होता है तथा ऋण विद्युतीय लक्षण जो है वो बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग पे धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग कैरेक्टर अपचायक गुण। क्या होता है रिडक्शन? रिडक्शन का मतलब होता है कि जब किसी परमाणु में, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ऐड हो जाए। इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इस परमाणु का क्या हो गया, अपचयन हो गया। ध्यान दीजिएगा, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएं तो हम कहते हैं कि उस एटम का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने आप तो जुड़ेंगे नहीं, वो कब जुड़ेंगे कि जैसे एक एटम है ए, ये किसी एटम बी से रिएक्ट करता है और यहाँ पर बी की वजह से ए में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, प्लस हो गए। तो हम कहेंगे कि बी की वजह से, बी के कारण ए का क्या हो गया, रिडक्शन हुआ। बी की वजह से ए का अपचयन हुआ तो बी कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट।
यानी कि अपचायक कहलाएगा। और हम यहाँ बात कर रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, हमारे क्षार धातुओं की, चाहे आप कैल्शियम ले लीजिए, चाहे आप मैग्नीशियम ले लीजिए, चाहे आप स्ट्रोंशियम ले लीजिए, सबका जो गुण होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने का। ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। तो कोई भी परमाणु जब किसी क्षारीय मृदा धातु से अभिक्रिया करेगा, यानी कि कोई भी एटम है जब किसी एल्कलाइन अर्थ मेटल से रिएक्शन करेगा, तो उस कंडीशन में उसका क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। तो इससे पता क्या चल रहा है कि जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, ये सब जो हमारे एलिमेंट होते हैं, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, हमारी क्षारीय मृदा धातु है, ये सब रिड्यूसिंग करेक्टर शो करते हैं। ये सब क्या शो करेंगे? रिड्यूसिंग करेक्टर शो करेंगे, यानी कि अपचयन की प्रकृति या अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में ये इलेक्ट्रॉन बढ़ाने का काम करते हैं, और जब ये किसी परमाणु में, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो उस एटम का क्या हो जाएगा? रिडक्शन। फॉर एग्जांपल ए एक एटम है, इसकी रिएक्शन आपने मैग्नीशियम से कराई। मैग्नीशियम की टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन देने की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान करके क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो एक एटम ए है, वो जा करके मैग्नीशियम से जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ए पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ए पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, तो हमने कहा कि ए का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, ए का अपचयन हो गया। अब ए का अपचयन हो किसकी वजह से रहा? तो ए का अपचयन हो रहा है मैग्नीशियम की वजह से। तो मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम यहाँ पर कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि अपचायक। और यही तो हम बात कर रहे हैं अपचायक गुण की, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर की। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, इसलिए ये प्रबल अपचायक होते हैं, यानी कि अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था एवं संयोजकता। सबसे पहले बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी या फिर इसको संयोजकता भी कहते हैं। संयोजकता होती क्या है? ध्यान सुनिएगा। किसी भी परमाणु द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे वो दान करता है, ग्रहण करता है या साझा करता है, उसकी संयोजकता कहलाती है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। मतलब कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, वो उसका अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्यों? इनर्ट गैसेस का तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है पहले से ही। जो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं उनका अष्टक पहले से ही पूर्ण होता है, इसलिए उनकी वैलेंसी जो हमेशा 0 देखी जाएगी, हमेशा 0 रहती है उनकी वैलेंसी। लेकिन बाकी जो हमारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा? हम यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब यहाँ पर क्या है? ये देखिए, मैग्नीशियम 12, 20, 2,8,2, 2,8,8,2, यही तो है। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इनका गुण क्या है? ये इलेक्ट्रॉन दान करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, उस कंडीशन में इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इनकी वैलेंसी हो जाएगी 2, यानी कि इनकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, जिस कारण से इन्हें बाईवैलेंट यानी कि द्विसंयोजी कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करके अपना अष्टक पूर्ण कर रहे हैं। फिर बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, या ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में परमाणु द्वारा जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है, वो उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। फॉर सपोज मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। तो कितने कर सकता है भाई? बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं केवल, आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? +2। और इसी वजह से जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारी क्षारीय मृदा धातुएं, उन सब की
ऑक्सीकरण अवस्था क्या मानी जाती है, +2 मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अभिक्रिया में देने का कार्य करता है। अगर यही लेने का काम कर रहा होता तो -2 होता। जैसे ऑक्सीजन है, जब ऑक्साइड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जो ऑक्सीकरण अवस्था होगी, वो कितनी मानी जाएगी, -2 मानी जाएगी। तो ये जो चार्ज है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसी भी अभिक्रिया में कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि ले रहा है, और नंबर डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, इन सब की टेंडेंसी जो होती है वो होती है 2 इलेक्ट्रॉन देने की। रासायनिक अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस वजह से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2। तो इसी के साथ इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, जो भौतिक गुण हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो जो हमारी क्षार धातुएं होती थी, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती थी तो ऑक्साइड बनाती थी। तो हमारी क्षारीय मृदा धातुएं भी जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगी, जो मेटल है हमारे, वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो वो भी क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन क्षार धातुओं के ऑक्साइड का फॉर्मूला होता था M2O। जो एल्कली मेटल्स होते थे उनका फॉर्मूला M2O होता था, क्योंकि एल्कली मेटल्स की वैलेंसी 1 होती थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। यहाँ पर जैसे सोडियम का एग्जांपल लें, वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की 2, तो इनके ऑक्साइड का फॉर्मूला होता था Na2O। लेकिन जो हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं इनकी वैलेंसी कितनी होती है, इनकी वैलेंसी होती है 2, और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम वैलेंसी 2, ऑक्सीजन वैलेंसी 2, 2 से 2 कट गया, बचा 1, तो यहाँ पर इनका फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमारे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाती हैं, तथा कभी कभी कुछ स्पेशल केस में ये पर ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करती हैं, पर ऑक्साइड का भी निर्माण करती हैं। पर ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, ये पर ऑक्साइड होते हैं, और एक एक तरफ यहाँ पर जगह खाली होती है, ध्यान रखिएगा। तो जो हमारी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड तथा पर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तथा इनके ऑक्साइडों का सामान्य सूत्र, इनके ऑक्साइडों का जनरल फॉर्मूला MO होता है। कारण क्या है, क्योंकि हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल की वैलेंसी भी कितनी होती है, 2 होती है। फिर बात आती है कि जब ये ऑक्साइड बनाते हैं तो इनका ऑक्साइड किस प्रकार का होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, यानी कि क्षारीय है, अम्लीय है या उभयधर्मी है। तो हमारे मेटल का जो ऑक्साइड होता है, धातुओं का जो ऑक्साइड है, वो प्रकृति में क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है। कैसे पता करें, MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड है, इसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वाटर चूंकि पता है H+ और OH- में ब्रेक होता है, क्लियर, यहाँ पर H+ OH- बनाता है, और इस वजह से वाटर खुद उभयधर्मी होता है, यानी कि एम्फोटेरिक होता है। उभयधर्मी होने का मतलब है कि अगर जल किसी पदार्थ से अभिक्रिया करे, वाटर जब किसी सब्सटेंस से रिएक्शन करेगा तो वो या तो एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह, और ये निर्भर करेगा इस बात पर कि सामने सब्सटेंस कैसा। अगर ये एसिडिक होगा तो वाटर क्या बन जाएगा, बेसिक बन जाएगा, और अगर ये बेसिक होगा तो वाटर क्या बन जाएगा, खुद को एसिडिक बना लेगा। ध्यान दीजिए, अगर पदार्थ क्षारीय है तो जल खुद को अम्ल की तरह प्रदर्शित करेगा, और पदार्थ अम्लीय है तो जल खुद को क्षारीय प्रदर्शित करेगा। तो हमने पता लगाने के लिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, हमने उसको वाटर से रिएक्शन कराई। जैसे ही वाटर से रिएक्शन कराई तो यहाँ पर बन गया MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर OH- आयन आ गए, इस वजह से हम कहेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, यानी कि क्षारीय होता है। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, सबसे पहले तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का तथा पर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, एंड इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, यानी कि प्रकृति में क्षारीय होते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद H2O, यानी कि H2O से अभिक्रिया। इसको आप जल से अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो जो एल्कली मेटल्स होते थे, जो क्षार धातुएं होती थी, क्योंकि वे बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते थे, नेचर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते थे, इस वजह से वो ऑक्सीजन यानी कि एयर और वाटर से क्विक रिएक्शन करते थे, तुरंत अभिक्रिया करते थे। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केस में ऐसा नहीं है, क्षारीय मृदा धातुओं के केस में ऐसा नहीं है। इनमें क्या होता है, ये आसानी से जल से अभिक्रिया नहीं करते। जैसे कि जो बेरिलियम है हमारा, सबसे पहले बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम ना तो हॉट वाटर से, हॉट वाटर का मतलब हो गया गर्म जल, या फिर भाप यानी स्टीम, दोनों में से किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता। बेरिलियम जो होता है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता। मतलब नॉर्मल वाटर तो आप छोड़ ही दीजिए, ये क्या नहीं कर रहा, गर्म पानी से भी अभिक्रिया नहीं कर रहा और इवन भाप से भी अभिक्रिया नहीं कर रहा। वहीं पर बेरिलियम के बाद जो मैग्नीशियम होता है वो केवल हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। हॉट वाटर मतलब गर्म जल से आप अगर अभिक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम जो है वो वाटर से रिएक्शन करके यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। और अगर आप 2 H2O के मॉलिक्यूल ले लेंगे, जल थोड़ा सा ज़्यादा अधिकता में ले लेंगे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो मैग्नीशियम जो है वो केवल किससे करेगा, गर्म जल से अभिक्रिया करता है। जब जल से करेंगे तो ये रिएक्शन होगी और जब भाप से करेंगे तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाएगी। बस यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि जब मैग्नीशियम H2O से रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, परत जम जाती है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है ये प्रतिरक्षी यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एक बार अगर मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन गई, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम है जो वो किसी अन्य पदार्थ से जल्दी अभिक्रिया नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये लेयर जो है ये मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करती है, बचे हुए मैग्नीशियम को क्या करती है, उसकी रक्षा करती है। और इसीलिए अब हमें किससे अभिक्रिया करानी पड़ेगी, भाप से अभिक्रिया करानी पड़ेगी। तब मैग्नीशियम जो है भाप से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इसके बाद कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये सब क्या करते हैं, ये कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं, यानी कि ठंडे जल से ये तीनों क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें जिस ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी वाटर से रिएक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, यानी कि जल से अभिक्रिया करने की जो इनकी प्रवृत्ति है वो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब इनके वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? देखिए बेरिलियम जो है वो किसी भी तरह के जल से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, ना हॉट वाटर, ना कोल्ड वाटर, ना स्टीम। मैग्नीशियम जो है वो केवल हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा है और स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, यानी कि गर्म जल तथा भाप से अभिक्रिया कर रहा है। वहीं पर जो हमारे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम है ये हमारे सामान्य जल या ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है H2 से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, यानी कि रिएक्शन विद H2। तो हमारे जो एल्कली मेटल्स होते थे जैसे सोडियम है, ये जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता था तो सोडियम हाइड्राइड बनाता था। क्यों? हाइड्रोजन का गुण भी होता था इलेक्ट्रॉन देने का, सोडियम का गुण भी होता है इलेक्ट्रॉन देने का, लेकिन क्योंकि सोडियम की जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इस वजह से सोडियम हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे करके NaH सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करता था। यहाँ पर इस तरह से 2NaH बन जाएगा। उसी तरह से जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, जो क्षारीय मृदा धातु हैं, उनमें केवल बेरिलियम को छोड़ करके, क्योंकि बेरिलियम का साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से बेरिलियम को छोड़ करके शेष सभी जो धातुएं हैं वो H2 के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती हैं, मेटेलिक हाइड्राइड बनाती हैं, यानी कि धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। धात्विक हाइड्राइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MH2, जहाँ पर M जो होता है वो होती है हमारी धातु या जिसे हम कह सकते हैं मेटल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम जो है वो जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर CaH2 का फॉर्मेशन करेगा डायरेक्ट। कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को दे देगा और कैल्शियम हाइड्राइड का निर्माण करेगा। तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया में बेरिलियम को छोड़कर शेष जितने भी हमारे क्षारीय मृदा धातुएं जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करती हैं तो धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, यानी कि मेटेलिक हाइड्राइड का फॉर्मेशन करती हैं।
और हाइड्रोजन से रिएक्शन करने की इनकी जो टेंडेंसी है वो नीचे जाने पर, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे बेरिलियम तो नहीं करेगा, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन से रिएक्शन करके स्टेबिलिटी पाते हैं, यानी कि स्थायित्व का वहन करते हैं। तो आज का एक्सप्लेनेशन हम यहीं तक रख रहे हैं, जहाँ पर आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करी गई हैं। अगर कहीं पर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप क्लास के बाद उसको पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हैं। और जिन बच्चों की फ़ीस नहीं सबमिट हुई है वो अपनी फ़ीस सबमिट करना स्टार्ट करें, अदरवाइज़ जब आपके एग्ज़ाम होंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।